आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से है बड़ी खबर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हुआ है बड़ा हमला। बलूचिस्तान के मंड इलाके में आईईडी ब्लास्ट होने की खबर है और इस ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बलूचिस्तान के मंड में एक आईईडी विस्फोट का मामला सामने आया है। घटना में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों के मारे जाने की सूचना है। एक वाहन को निशाना बनाकर यह धमाका किया गया। हमले में मारे गए सैनिकों की पहचान कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर के रूप में इनकी पहचान हुई है। आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के वाहन को निशाना बनाया गया। इस हमले में कुल 5 जवान मारे गए हैं, कैप्टन समेत। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इसके पहले मई में बलूचिस्तान में एक वाहन पर आईईडी की चपेट में आने से 12 पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। धमाके में सेना के एक वाहन में सवार 12 सैनिक मारे गए, जिसमें स्पेशल कैंपेन कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। विस्फोट में वाहन भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। सेना ने कहा था कि इलाके में मौजूद किसी भी आतंकवादी को खत्म करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये न तो पहली घटना है और न तो आखिरी। पाकिस्तानी फौज पर लगातार बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा टूट पड़ा है और ये अलग अलग तरह के हमले हैं जो पाकिस्तानी फौज को निशाने पर लेकर बीएलए, बीएलएफ और बाकी बलूच संगठनों के जरिए किए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी फौज को हो रहा है बड़ा नुकसान। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और बड़ा हमला हुआ। आईईडी ब्लास्ट हुआ है बलूचिस्तान के मंड इलाके में, जहां पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की मौत हो गई है इस ब्लास्ट में। घटना के बाद इलाके में अभी तनाव का माहौल बना हुआ है। बलूचिस्तान के मंड इलाके में ये जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 जवानों की मौत की खबर है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। सीधे तौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर संघर्ष भी कर रहा है, लगातार सड़कों पर भी है। और बड़ी बात यह है कि बीएलए, बीएलएफ या फिर बाकी संगठनों के साथ में लगातार लोगों का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। फिर चाहे वो बलूचिस्तान के युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हों या फिर बच्चे ही क्यों ना हों। बच्चे भी जानते हैं आज़ादी का मतलब क्या है। बच्चे भी इस आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान में एक और बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तानी फौज को निशाने पर लेते हुए यह हमला हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मैं अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बलूच पत्रकार और एक्टिविस्ट के तौर पर आप जाने जाते हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी, ना तो ये पहला हमला है जो पाकिस्तानी फौज को निशाने पर लेकर हुआ और ना ही आखिरी कहा जा सकता है। लगातार पाकिस्तानी फौज कि धज्जियां उड़ाने का काम बलूच संगठन कर रहे हैं। 5 सैनिक मारे गए हैं। अभी ये जो विद्रोह है और ज्यादा भड़केगा। जी नमस्कार। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये बलूचिस्तान में जो तहरीक आज़ादी चल रही है उसके ऊपर आप ये खबर दे रहे हैं। देखें, ये जो हुआ है, इनके 5 जो लोग मारे गए हैं, जिनमें के कैप्टन वकार काकर और नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जिसे कहते हैं। ये तो हर रोज़ ही हमारे जो आज़ादी पसंद फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इनको हर रोज़ ही मार रहे हैं, क्योंकि देखें ये गलत आए हुए हैं, ये गलत तौर पे हमारे इलाकों में घुसे हैं। ये पता नहीं कहाँ से उठ के आए हैं। मंद इनका इलाका नहीं है। इनको क्या ज़रूरत है कि गैरतमंद बलोचों के इलाके में ये इस तरीके से घुसें। हमारे इलाकों में ये इन्होंने जो है हमारे जो लोगों की इज़्ज़त नफ्स के साथ ये खेल रहे हैं, हमारे नांगो नामूस जिसे हम कहते हैं उसके साथ खेल रहे हैं, और इन्होंने खुद ही अपने मौत को ये दावत दे रहे हैं। हम तो रचना जी इनसे कहते हैं कि हमारे साथ बात करें, नेगोशिएट करें और अपने फौजियों को यहाँ से निकालें। हमारा तो यही इनसे अपील है कि आप बातचीत के मेज़ पे आएं, बलोचों के साथ बात करें,
डॉक्टर महारंग बलूच को फौरन से पेशतर रिहा करें। उनको इन्होंने जाली तौर पर, देखें, डॉक्टर महारंग बलूच जो हैं वो हमारी एक तरह से डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी जो पेशी हुई उसमें उन्होंने कहा ये क्या कानून है, ये कानून है या तमाशा है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको यही ड्रामे करने हैं तो एक साथ क्यों हमें 4 साल की सजा नहीं दे देते हैं, ताकि हमारी भी दर्द सर खत्म हो और आपकी भी दर्द हेडेक खत्म हो। ये क्या आप कर रहे हैं कि हर कुछ दिनों के बाद हमें बुलाकर फिर जो है रिमांड पे ये भेज देते हैं। अब देख लें, हमारे मुख्यमंत्री पुराने अख्तर मेंगल ने कहा बहुत खूब कि इन्होंने जो मुल्क बांग्लादेश में इन्होंने जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए, वॉर क्राइम्स किए, उस पे आज तक किसी एक जनरल को एक दिन का भी रिमांड मिला? इन्होंने बलूचिस्तान में जो है खून की होली खेली हुई है कितने सालों से, एक भी जनरल को, एक भी कर्नल को एक दिन का रिमांड मिला? देखिए, इन्होंने बलूचिस्तान को किलिंग फील्ड में तब्दील किया हुआ है पाकिस्तान के फौज ने। अब हमारे लोग तंग आ गए हैं, ये हमारे इलाके से अब भाग नहीं सकते हैं। अगर ये इलाके में हमारे आएंगे तो ये मारे जाएंगे, ये शहीद नहीं हैं, क्योंकि ये पैसे लेके बत्ते पे आते हैं। ये कैसे शहीद कहला सकते हैं? शहीद तो हमारे लोग हैं जो एक बड़े अजीम मकसद के लिए अपने जानों की कुर्बानी देते हैं। ये तो हम इनको तो मुर्दार कहते हैं। इन्होंने देखें हद से ज्यादा ज्यादती किए जा रहे हैं। अब इन्होंने जो एक एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997 था, उसमें अपनी ये जो कठपुतली असेंबली है, असेंबली में सारे जाली लोग बिठाए हुए। रचना जी, इनका जो मुख्यमंत्री इस वक्त है, जिसको कि हम सरफराज भट्टी कहते हैं, वो दरअसल हारा हुआ है। उसके सीट पे नवाब अकबर खान बुगटी का जो पोता था, ग्वाराम बुगटी, वो जीते हुए हैं। इनको जो है आईएसआई ने फॉर्म 47 एक है उसके पर साइन करके इसको जितवाया है। ये सारे के सारे जाली जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे बैठे, और उन्होंने क्या किया है उसमें तरमीम करके कि अब सीक्रेट ट्रायल होगा। ना किसी को जज का मालूम होगा, ना किसी को वकील का मालूम होगा, ना किसी को प्रोसिक्यूटर का मालूम होगा। डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि भाई मार्च में 147 बलोच लोगों को इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया। अप्रैल में 166 लोगों को इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जून तक जो है 814 बलोचों को इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया और 131 को मारवाए अदालत इन्हें कत्ल किया। ये डॉक्टर महारंग बलोच जो हमारी डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। और रचना जी, मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो हमारी जब फ्री बलूचिस्तान होगी वो उसका पहला प्राइम मिनिस्टर होंगी। बिल्कुल, महारंग बलोच से बहुत सी उम्मीदें लोगों को, और उन्हीं की आवाज के बाद में जो तमाम महिलाएं हैं वो सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करती और आज आजादी की आवाज उठाने में अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। यूके देवनाथ सर, जैसे अभी अहमद मस्ती खान जी ने तमाम बातें करते हुए शुरुआत में उन्होंने कहा कि बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, क्या आपको लग रहा है बलूचिस्तान में हालात अभी बातचीत की गुंजाइश में है या फिर वो चीजें काफी पीछे छूट चुकी हैं, अब बातचीत से काम नहीं चलेगा? रंता जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका बड़ा हिस्सा वहां की फौज है और आईएसआई है, वहां बातचीत में यकीन नहीं करती है। वहां पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में माहौल ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे पीपीपी की हो या पहले पीटीआई की थी और अब पीएमएल-एन की है, इनके जो पॉलिटिकल विंग है, इनकी बात पाकिस्तान की फौज नहीं सुनती है। आईएसआई को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सिर्फ एक फ्रंट है, मुखौटा है, और ये लोग जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें, डीजी आईएसपीआर का जो बीच बीच में स्टेटमेंट आता रहता है, उससे हम हैरान हो जाते हैं कि मामला कितना हास्यास्पद है। उनको पता नहीं है कि बलूचिस्तान में जमीनी स्थिति क्या है। डीजी आईएसपीआर का रिपोर्ट ऐसे करता है, इंडियन प्रॉक्सी उन्होंने शब्द यूज किया है ऑफिशियल रिलीज में, कि इंडियन प्रॉक्सी है कोई फितना अल हिंदुस्तान, जिसको कि भारत ने हथियार दिए हैं, फंडिंग करता है और ट्रेनिंग करता है, उन्होंने हमला किया है। अभी कल परसों खैबर पख्तूनख्वा में जब पाकिस्तान की आर्मी ने और रेंजर्स ने मिलकर 31 फ्रीडम फाइटर्स को मार डाला, तो उसके बाद उन्होंने वहां अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया डीजी आईएसपीआर ने
कि वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फितना अल खरोंजी, वो कहते हैं ये इंडिया ने वहां पे खड़ा किया हुआ है। तो ये दिखाता है कि मामला शायद हंसने के योग्य है कि वो अपने हर जो वहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं, हर हमले को वो इंडिया स्पॉन्सर्ड बता देते हैं। इसमें इंडिया का कोई भी रोल नहीं है। हमने बार बार कहा है कि अगर इंडिया का रोल है तो आप प्रूफ दीजिए। अगर वहां पर हम इंडिया फंडिंग कर रहा है, प्रूफ दीजिए। ऐसा कोई साइंटिफिक या इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ड में कहते हैं कि जो भी आप प्रूफ देंगे हम उस पे कोई रिस्पांस देंगे। ऐसा होता नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि बलूचिस्तान में ग्राउंड लेवल पर जो इनके खिलाफ एक ह्यूज एंटी सेंटिमेंट है, उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको चाहिए कि वहां पीस का माहौल खड़ा करें, जिसकी पहली कार्रवाई ये है कि बलूचिस्तान में फौज को, रेंजर्स को और वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को भेजना बंद करें। एक शांति का माहौल करें जिसमें वो बात करें, जिसमें सिर्फ सिविलियंस होने चाहिए फ्रॉम बोथ साइड। ये उसको तो कर नहीं रहे हैं, बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी रत्ना जी, जिस तरह आपने कहा बंदूक की नोक पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है, आए दिन हमले हो रहे हैं, टकराव भी हो रहा है, और ये टकराव ऐसा कि नुकसान दोनों तरफ है। बलूचिस्तान में लोगों को उठाया जाना या फिर उन्हें यूं बेमौत मारा जाना, और उधर पाकिस्तानी फौज पर भी एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अहमर मस्ती खान जी, अगर ये टकराव यूं ही चलता रहा तो संघर्ष तो लंबा खिंच जाएगा। आप कह रहे हैं बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव लेगा कौन? भाई देखें, जैसे हम कह रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बात करें ना जी। इनके पास जो इस वक्त इनका आर्मी चीफ आया हुआ है वो इंतहाई घटिया है। वो स्लम डॉग है, डेरी हसनाबाद एक इलाका है रावलपिंडी का, वहाँ का है वो। उसका कोई किसी किस्म का अच्छा कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो वहाँ से उठ के आया है, मदरसे का तालिब इल्म है, मदरसे में वो लड्डू खाता था। अब उसके शायद ख्वाब में ये था कि बड़े हो के बड़े लड्डू खाएंगे। अब जो है उसकी ये हो गई है कि ट्रंप साहब से मिल रहे हैं, वहाँ जी जिनपिंग से मिल रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है। वो अपने आप को जमीन पे खुदा समझ रहे हैं। आपने देखा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में जब ये गए तो ये जो है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरागची, उनके कान में बात कर रहे हैं, और पीछे इनके जो हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार, वो खड़े हुए ऐसे यतीमों की तरह देख रहे हैं। ये आप ये तस्वीर कर सकते हैं? इंडिया में कभी ये हो सकता है कि इंडियन आर्मी चीफ जो है किसी फॉरेन डिग्निटरी के साथ बात करे और मोदी जी और आपके डॉक्टर जयशंकर पीछे से देखता रहे? ये हो ही नहीं सकते ना जी। देखिए इन्होंने जो वहां पे निजाम बनाया हुआ है हाइब्रिड। पाकिस्तान ये जो मनहूस मुल्क अंग्रेज बना के गया है, कितना बड़ा भारत को नुकसान पहुंचा के गए। आज तक देखें कितना नुकसान ये कर रहे हैं। ये मनहूस मुल्क को जब बना तब भी उसके ये थे कि ये फेडरेशन होगा। ये तो फेडरेशन नहीं है। जब ये हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम है, इसका मतलब है कि वहां पर फौज एक पार्टनर है, और फौज तो सारा का सारा पंजाबी है। तो ये पाकिस्तान जो है दरअसल ग्रेटर पंजाब है। मैं तो इसको ग्रेटर पंजाब और लॉर्ड माउंटबेटनिस्तान कहता हूं। देखिए आपके यहाँ जो कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने किताब लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें उन्होंने सही कहा था कि 25 साल के अंदर ये टूट जाएगा, और ये भी होगा कि इसके खंड खंड होंगे, पाकिस्तान के खंड खंड होगा। और ये पंजाबी जो मुसलमान अपने आप को दूसरों से आला समझते हैं, बलोचों से अपने आप को आला समझते हैं, इंडिया के जो बेहतरीन हिंदू हैं उनसे वो अपने आप को आला समझते हैं, अफगानों से अपने आप को आला समझते हैं, अफगानिस्तान को अपना 5th प्रोविंस बनाना चाहते हैं। तो ये इनके जो है ना, इनको शिकस्त होगी रचना जी, इनको और जल्दी होगी शिकस्त। और शिकस्त तो ऐसी ना यूके देवनाथ सर
कि ऐसा नहीं कि एक दो सैनिकों की मौत होती है। अभी इस ब्लास्ट में 5 की मौत हुई है। अभी लास्टली जब हम बात कर रहे थे 10 की मौत, 12 की मौत, ऐसे बल्क में पाकिस्तानी फौजियों की जान जा रही है। उसका नतीजा भी देखिए ना, पाकिस्तानी फौजी भी कदम अब पीछे खींचते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ ऐसे इलाकों में नहीं जाना है जहाँ जान का खतरा है, जहाँ वो जानते हैं कि मौत के मुंह में हम जा रहे हैं, और इसीलिए वो कदम पीछे खींचते हैं, छुट्टी के तौर पर, रेजिग्नेशन के तौर पर, या फिर बाकी बहाने बनाकर। लेकिन इस सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन तो पाकिस्तानी फौज और सरकार को मिलकर निकालना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि सोल्यूशन पाकिस्तान की फौज को ही करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो तो नाम के वास्ते है। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, सुबह 9 बजे एक छोटी पर्ची में एक ब्रीफिंग चली जाती है कि आज क्या करना है। देखिए हो क्या रहा है, अगर हम देखें कि क्या कारण है कि बलूचिस्तान में अचानक से मिलिट्री ने अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इन ऑपरेशंस के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग तो सख्ती से खड़े ही हैं। इन ऑपरेशंस को करने का हुक्म अमेरिका से आया है। जब आसिम मुनीर गए थे अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच में दावत दी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 ख्वाहिशें बताई उनको, आसिम मुनीर को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि असल में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री सब कुछ आसिम मुनीर है। उन्होंने एक तो कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटिव्स ही उसमें इन्वॉल्व हैं। आसिम मुनीर ने कहा जी हुजूर। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जमीन के नीचे बहुत कच्चा तेल है, तो हम उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे, आप उसके सारे हकूकात जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, अमेरिकन कंपनीज को दे दो। आसिम मुनीर ने कहा हाँ। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान की जमीन में, वहां खदानों में बेशुमार बेशकीमती रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। कॉपर है, जैसे तांबा बोला जाता है हिंदी में, और लिथियम है। और बात क्या है, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के कैपिटलिस्ट लोग वहां आकर उस पे इन्वेस्ट करें। तो इसके पहले क्या चाहिए? शांति। अगर वहां पर बीएलए का कब्जा रहा जमीन पर, तो जाहिर बात है अमेरिकन कंपनीज को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है आसिम मुनीर को कि पहले बलूचिस्तान को काबू में करो, उसके बाद हम बलूचिस्तान यानी आप कह रहे हैं 2 महीने में ये जो 2 बार मुल्ला मुनीर की मुलाकात हुई, उसका नतीजा, अमेरिका के साथ हुई डील का नतीजा है कि बलूचिस्तान में ये टकराव अब तेजी से बढ़ा है, भले ही पाकिस्तानी फौजियों की बड़े स्तर पर जान जा रही हो। देवनाथ सर जी, वो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी के अफसरान हैं, वो एक इलीट ग्रुप हैं। वहाँ फौज में जो अफसरान हैं वो अपने को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं। जैसे भारत की फौज में हम हमारे जवानों की शहादत को बहुत इज्जत देते हैं। हमारी फौज में, भारत की बात कर रहा हूँ, अफसर और जवान मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। एक ऑफिसर जो है एक जवान को अपना अधीन नहीं मानता है, वो हमारे यहाँ अफसर जो है जवान को अपना साथी मानता है। फौज में हम इस्तेमाल करते हैं शब्द बडी। तो अफसर और जवान एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, ऑपरेशंस में एक साथ जाते हैं। कारगिल का एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे जब कारगिल में 527 बहादुर नौजवान और अफसरों ने शहादत दी, तो उसमें से 29 तो हमारे ऑफिसर्स ही थे। यानी हर 9 जवान के शहादत के पीछे एक अफसर, यंग ऑफिसर्स। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा प्रेशर है आसिम मुनीर के ऊपर। चीन से भी प्रेशर है कि ग्वादर जो है उसको कंट्रोल करो। CPEC प्रोजेक्ट के जितने सड़कें हैं, हाईवेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करो। अभी पाकिस्तान ने चीनी इन्वेस्टमेंट से ग्वादर में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जा रही है, क्योंकि आसपास का माहौल ठीक नहीं है। तो माहौल ठीक करो। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक क्लासिक एग्जांपल है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एयरपोर्ट बना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई चीन से, वहां सारे ऊपर के लेवल के जितने मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब पंजाब प्रोविंस के सुन्नी मुसलमान वहां घुस गए, पंजाबी घुस गए हैं, इक्का दुक्का सिंधी भी हैं। ग्वादर के बेचारे आसपास जो बलूच लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको वहां पर सिर्फ मजदूरी का काम मिलता है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है।
खबरों के अनुसार जब वो उनसे जमीन ले लेते हैं इन सब बड़ी-बड़ी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो या तो उनको जमीन का मुआवजा नहीं मिलता, या जो मुआवजा मिलता है वो सरकारी रेट पे इतना कम होता है कि आम आवाम बलूच आदमी परेशान है। सबसे बड़ी बात है, देखिए दुनिया में नियम क्या है कि अगर किसी के पास जमीन है, किसान, और उसकी जमीन के नीचे से कुछ खनिज पदार्थ, कच्चा तेल, गैस, कुछ मिनरल निकलता है, तो उसका एक बहुत भारी डिविडेंड उस बंदे को देते हैं। हाँ। जैसे हम पश्चिम एशिया में देखते हैं, सारे शेख हैं, उनके खेत के नीचे से, उनके रेत के नीचे से पेट्रोल निकला, तो अमेरिका वहां एक्सप्लॉइट कर जब पेट्रोल निकालता है तो शेख साहब को या अमीर साहब को कितने पैसे देता है। बलूचिस्तान में ऐसा कोई भी बलूचिस्तान मुआवजा में तो वहां बुनियादी उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल मिलता। रही, फिर उन्हें ये रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा कि भाई तुम्हारे इलाके से ये खनिज संपदा हमें मिली है। तो एक तरीके से जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि कोई जमीन सरकार के अधीन आ गई तो फिर मुआवजा मिलता है बड़ा, जिससे फायदा होता है, लेकिन वहां तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, जैसे अभी यूके देवनाथ सर ने कहा, पहले तो चीन की तरफ से प्रेशर सीपेक परियोजना को लेकर, अब अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर। इस डबल प्रेशर के चलते पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज और ज्यादा बौखलाकर अब बलूचिस्तान में जा रही है और ये टकराव बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कोई सोल्यूशन होगा? और अगर टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या बलूच संगठनों को अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मेरा थोड़ा सा शिकवा है, ये इस इलाके में तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो क्लेम होना चाहिए वो भारत माता का होना चाहिए, क्योंकि देखें हमारे पास हिंगलाज माता है जो भारत का कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। हम भारत से जुदा नहीं हैं और हम उसके करीब तरीन अपने आप को समझते हैं। तो अगर देखें भारत इसमें ज्यादा प्रोएक्टिव होगा तो फिर ना चीन की यहाँ चल सकती है ना अमेरिका की चल सकती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने डबल डीलिंग की है, इन फौजियों ने। डबल डीलिंग नहीं चलेगा। चाइना, मुझे उम्मीद है कि इनसे नाराज है, और मैं तो बहुत दिनों से ये कह रहा हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि चाइना के साथ हर तरीके से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनाए और इन पंजाबी जिहादियों को इस इक्वेशन में से निकाल ले। क्योंकि देखें ये पंजाबी जिहादियों का माइंडसेट ही बहुत गलत है ना जी। ये अपने आप को आला समझते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं। हालांकि सबसे घटिया लोग यही हैं। बिन लादेन किनका मेहमान था, आज तक दाऊद इब्राहिम किनका वीवीआईपी गेस्ट है, इन्हीं का है ना जी। सबसे ज्यादा दुनिया में टेररिज्म फैलाने वाले यही पंजाबी हैं। ये पंजाबी मुसलमान जो हैं, जिनको रावलपिंडी में और आप पर हेडक्वार्टर आईएसआई में बैठे हुए हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। हमारा लड़ाई जो है इनके साथ है जो इंतहाई ज्यादा हिटलराइट हैं। जैसे हिटलर थे, ये बिल्कुल उससे किसी तौर पे भी कम नहीं है। ये उसी ज़हनियत के लोग हैं। देखें जब इनको हम शिकस्त देंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भारत में बहन भाई हैं वो भी सुख चैन का सांस लेंगे, अफगान भी सुख चैन का सांस लेंगे। और अब ये क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ अफगानों को कह रहे हैं कि हमारे साथ आए वरना आप हमारे दुश्मन हैं। ये कैसे हो सकता है? ये पंजाबियों की जुर्रत कैसी हो गई कि अफगानों, पश्तूनों, बलोचों, भारत सबके साथ एक साथ ये लड़े? ये इनका मौत है जी, ये इनकी आखिरी है। ये मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर पाकिस्तान चलेगा तो 5 साल, इससे आगे मुझे पाकिस्तान जो है बिल्कुल खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान अगर खंड खंड होगा तो क्या ये एक सोल्यूशन है यूके देवनाथ सर आने वाले वक्त में, और क्या यही पाकिस्तान को इन मुश्किलों से निजात दिलाएगा? रत्ना जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, रावलपिंडी में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक साथ रहे तो उन्हें पाकिस्तान के सब लोगों को बराबरी का हक देना पड़ेगा, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। वह कभी यह ना सोचे कि दूर दराज के जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, वजीरिस्तान है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित हुंजा है, कि वहां के जो लोग हैं वो हमारे अधीन हैं, हमसे घटिया हैं, हम उस पर हुक्म करें, राज करेंगे। इनको चाहिए कि बलूचिस्तान के लोगों को ना सिर्फ बराबरी का दर्जा दें, अगर पाकिस्तान को एक साथ रखना है,
वरन थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी देनी पड़ेगी। हाँ। एक आजादी का उनको ख्याल लेकिन देना इसके पड़ेगा। आसार जो हैं वो दूर दूर तक अभी तो नहीं दिख रहे और इसीलिए तो भड़के हुए हैं बलूचिस्तान के लोग, जहां बेसिक सुविधाएं नहीं है, आम सुविधाएं नहीं है और यहाँ बलूचिस्तान का जो दोहन है वो लगातार पाकिस्तानी फौज और सरकार के जरिए हो रहा है। पहले चीन के हाथों बिक गए, अब अमेरिका से डील कर बैठे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, यूके देवनाथ सर, अहमद मस्ती खान जी, इस डिस्कशन में साथ में जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम न्यूज इंडिया को देने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।